यूनरी ऑपरेटर्स कैन ऑल्सो बी ओवरलोडेड। तो देखते हैं कैसे इसको हम लोग ओवरलोड करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेटर्स को जब हम ओवरलोड करते हैं तो बाइनरी ऑपरेटर का जो फंक्शंस लिखते हैं उसमें रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर दोनों का होना मस्ट है, और दोनों जो होगा वो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, यानी किसी क्लास टाइप का होगा। बट यूनरी ऑपरेटर में हम ऑपरेटर फंक्शंस को डिफाइन तो करेंगे, बट लाइक बाइनरी ऑपरेटर फंक्शंस यहाँ पे हम लोग पैरामीटर नहीं देंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है यूनरी ऑपरेटर के फंक्शन में, और ना ही कोई रिटर्न टाइप हम लोग यहाँ पे देते हैं। रिटर्न टाइप का भी जरूरत नहीं है। अगर हम यूनरी ऑपरेटर फंक्शन लिखते हैं तो रिटर्न टाइप मेंशन नहीं भी करते हैं तो भी हमारा काम होता है, और अगर हम मेंशन कर दे तो वाइड टाइप का हम लोग दे सकते हैं। तो इसमें ना ही पैरामीटर और ना ही हम लोगों को रिटर्न टाइप मेंशन करने का कोई ज़रूरत है। यूनरी ऑपरेटर किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूनरी ऑपरेटर यानी कि एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी एक ही ऑपरेंड पे काम करता है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको यूज करेंगे हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स को। तो जैसे यहाँ पे कोई यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इसका फंक्शन लिखा जा रहा है यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस का फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें कोई पैरामीटर देने का जरूरत नहीं है और ना रिटर्न टाइप देने का। रिटर्न टाइप हम नहीं देते हैं, अगर हम देना चाहे तो वाइड रिटर्न टाइप हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर को इस तरीके से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे और क्लास के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में देख लेते हैं यूनरी ऑपरेटर को। VS कोड का ये हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, अभी टाइप करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हमारा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हम लोग जानते हैं इसका यूज क्यों किया जाता है, ताकि हम सी इन और सी आउट को ऑब्जेक्ट्स को सही से यूज कर पाए। क्लास यहाँ पे एक डिफाइन किया गया है ऑपरेटर ओवरलोड, ये क्लास एक डिफाइन किया जिसका नाम दिया गया ऑपरेटर ओवरलोड। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है क्लास में एज अ पब्लिक एक्स और वाई। ऑपरेटर ओवरलोड का ये एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो रहा है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ये। तो इसका यूज हम लोग बेसिकली क्यों करते हैं, जब हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहें जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के मदद से कॉल करना चाहते हो, तो हम इस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है। तो ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन रहा है। इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू आई पे आ रहा है उस वैल्यू को एक्स में पास किया जा रहा है, और जो वैल्यू जे पे आएगा वो उस वैल्यू को वाई में पास किया जाएगा। जिसको हम लोग यहाँ मेन फंक्शन पे, हम लोग यहाँ मेन फंक्शन से जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है obj1, obj1 में दो वैल्यू पैरामीटर का दिया गया 5 और 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ।
इस i पे वैल्यू आ रहा है यहां से 5 का, और इस j पे वैल्यू जा रहा है इस 6 का। तो i पे आया वैल्यू 5 एंड j पे वैल्यू 6, जिसको असाइन किया गया है i की वैल्यू x में, यानी x में गया है 5 और y में जा रहा है 6। तो ये कंस्ट्रक्टर जो हमारा बना, इसका पर्पस क्या है? क्लास के मेंबर x और y को इनिशियलाइज करने का। अब यहाँ पे हमारा एक ऑपरेटर फंक्शन है और एक सो फंक्शन है। पहले देखते हैं सो फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं। सो फंक्शन में x और y दोनों की वैल्यू को सिंपल प्रिंट किया जा रहा है। तो अभी अगर हम obj1 से सो को कॉल करेंगे यहाँ पे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? obj1 ऑब्जेक्ट का यूज करके अगर हम सो को कॉल करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी? x की वैल्यू जाएगी 5 और y की वैल्यू 6। तो यहाँ पे जैसे कॉल कर रहे हैं obj.so, तो सो फंक्शन हम लोगों को यहाँ पे 5 और 6 x और y में डिस्प्ले कर देगा। अब हमारा यहाँ पे बन रहा है ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन। अब ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया गया हुआ है। यहाँ पे ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है। इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं? x प्लस प्लस और y प्लस प्लस दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं प्लस प्लस ऑपरेटर की मदद से। अब इस obj1 पे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सो के बाद यहाँ पे इस लाइन में प्लस प्लस obj1 यानी ऑब्जेक्ट obj पे प्लस प्लस ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट पे ऑपरेटर का अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? कि हम कॉल करना चाह रहे हैं ऑपरेटर फंक्शन को। तो यहां से ये प्लस प्लस ऑपरेटर फंक्शन कॉल हुआ। कौन से ऑब्जेक्ट से? obj1 से कॉल हो रहा है। तो obj1 से कॉल होगा तो obj1 में x और y का वैल्यू क्या यहां पे पास होगा? यहां पे x में 5 अभी हम लोग देखे हैं और y में 6। अब यहां पे दोनों हो गया 5, x का वैल्यू जो 5 था वो हो गया 6 और y की वैल्यू जो कि 6 था पहले से वो हो गया 7। अब obj1.show दोबारा अगर हम करते हैं तो अब हम लोगों को x और y पे क्या मिलेगा? 6 एंड 7। हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और GCC के मदद से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हम एक लास्ट एक वीडियो में बताए हुए हैं एग्जीक्यूट और सेव कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है। सब लोग देख लेना उसको जा करके। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो पहली बार जो सो फंक्शन कॉल हुआ है तो फर्स्ट टाइम सो फंक्शन के कॉल होने से x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 6 आएगा। उसके बाद फिर obj1 से हम लोग कॉल कर रहे हैं, obj1 से हम लोग कॉल कर रहे हैं प्लस प्लस ऑपरेटर फंक्शन को। तो x और y का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा और x और y का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 7। तो यहां पे देखो अब यहां पे आउटपुट आया बिफोर कॉलिंग ऑपरेटर प्लस प्लस वैल्यू ऑफ x 5 एंड वैल्यू ऑफ y 6, वैल्यू ऑफ x एंड y आफ्टर कॉलिंग ऑपरेटर फंक्शन। तो जब ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के बाद जब सो फंक्शन को कॉल किया गया तो अब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 7 हो गया। यानी कि हम लोग यहाँ पे पहली बार जब सो को कॉल किए तो हम लोगों को 5 और 6 का वैल्यू आया क्योंकि x और y में 5 और 6 है। लेकिन जैसे ही ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया गया obj1 के मदद से तो फिर x और y में इंक्रीमेंट हो गया और अब जब हम सो को कॉल करते हैं तो हम लोगों को वैल्यू मिलता है 6 और 7। तो ये हम लोगों का यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट था।